पहला सवाल है, विच इज द मोस्ट सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस को पढ़ाते हुए कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट सूटेबल है। लेक्चर मेथड ये तो बिल्कुल सूटेबल नहीं, ये तो अब जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी लेक्चर मेथड रेकमेंड नहीं किया जाता। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ये बहुत पुराना मेथड है और शुरू से ही साइंस के लिए मेथड चलता आ रहा है, वो यही डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को साइंस के लिए प्रेफर किया जाता रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है यहाँ पे, प्रोजेक्ट मेथड। इसको भी साइंस के लिए रेकमेंड किया जाता है। इसके अंदर भी बच्चे मिलजुल के किसी साइंस के किसी इशू को रिजॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। इसको भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। अगर यहाँ पे सवाल के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ना हो, फिर आपने प्रोजेक्ट मेथड लगा देना है। और सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट जैसे हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके लिए जो है वो डिस्कशन मेथड वो ठीक है। वो वालेकुम। A scale of which opposing adjectives are presented is called। वो स्केल जो एडजेक्टिव को प्रपोज अपोज करता है वो कौन सा है। दो तो यहाँ लिखे हुए, लिकर्ट स्केल और गटमैन स्केल। लिकर्ट स्केल आपको पता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वो एग्री डिसएग्री स्ट्रांगली एग्री वो ही बातें करते हैं। गटमैन स्केल वो होता है कि जिसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि अगर आप एक काम करेंगे तो अगले काम करेंगे, फिर वो काम, दो काम कर दिए तो फिर तीसरा काम है। और अगर आपने तीन काम कर लिए हैं तो फिर चौथा काम है। कि आप पहले दो काम तीसरा काम आपसे नहीं होता तो आप दोबारा जीरो से, यानी आपका जीरो हो जाएगा। तो गटमैन स्केल का सबको पता है ना, जिसके अंदर हम क्या है, कैसे चलते हैं कि सार जब तक ठीक होता रहे। जैसे आप होता है ना, हाँ जी पहले ये टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर उससे अगला टेस्ट है, फिर उससे अगला टेस्ट है, फिर जहां पे जो टेस्ट आपका रह जाएगा आप खत्म हो जाएंगे, यानी वहीं पे जीरो पे आ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो यानी वो स्केल दर स्केल गटमैन स्केल होता है। सोशियोमेट्रिक सोशल लोगों को देखने के लिए, मेजर करने के लिए होता है कि कौन कितना सोशल है। तो एडजेक्टिव की जो अपोज करता है वो यहाँ पे सिमेंटिक डिफरेंशियल है, जो एडजेक्टिव किसी चीज को बदल ये करता है, अपोज करता है, तो बाकियों से ये मिलता जुलता नहीं है। इसकी मैंने इनकी लिखा लिकर्ट स्केल और गटमैन स्केल बता भी दिया है, तो उसका यहाँ मिसाल भी दे दी है। Which aspect of individual development is most clearly defined by her heredity? Aspect which aspect of individual development is most clearly defined by head। विरासत के अंदर जो है वो कौन सी चीज इनके अंदर आती है, यानी हम हमें जो हेरिडिटी से, विरासत से चीजें मिलती हैं, उनमें से इन चार में से कौन सी चीज है जो है वाजे तौर पे एक है, हमें पता है कि ये वाली चीज डायरेक्शन। क्या उसकी विरासत के अंदर डायरेक्शन हमें मिल जाती है कि ये ऐसे होगा। लिमिट से, कुछ चीजें लिमिट होती हैं विरासत के अंदर भी कि वो उससे एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। लेवल उससे एक्सीड नहीं कर सकता, रेट उतना ही होता है। क्या चीज होगी इसकी, विरासत के अंदर कौन सी चीज जो है वो हमें क्लियरली पता चलती है। आज चुप चुप ही हैं, सवालों की समझ कोई नहीं आ रही कि वैसे कहीं मसरूफ हैं। तुक्का ही लगा दें। कुछ चीजें जो विरासत के अंदर ना होती है ना, वो उनके अंदर लिमिट्स होती हैं कि जैसे वो मतलब इस हद से ज्यादा कद नहीं बढ़ेगा, ये काम, यानी हमारी ग्रोथ के अंदर या कुछ चीजों के अंदर, जहानत के अंदर हेरिडिटी की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लिमिट्स होती हैं। तो वो हेरिडिटी जो चीज एक वाजे करती है ना, वो जो वो चीज है उसकी लिमिट्स हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। हेरिडिटी एस्टेब्लिश द जेनेटिक फ्रेमवर्क दैट सेट्स बाउंड्रीज, बाउंड्रीज होती हैं कुछ ट्रेड्स के अंदर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, हमारी कोई और फिजिकल एबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो ये इसका जो है वो लिमिट्स आएगा। विच वन इज द एक्सेप्शन, इसमें से क्या एक्सेप्शन है। बुक्स, बुक्स मैगजीन, बुक्स और मैगजीन मिलती जुलती हैं। डायग्राम ये भी मिलती जुलती सारी रिटर्न में है एक किस्म की। और टीवी, ये इन चारों से मुख्तलिफ है, ठीक है, ये इन चारों से मुख्तलिफ है।
विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया, कौन सी चीज प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं है? प्रिंट वो जो प्रिंटेड होती है, लिखी हुई होती हैं। बुक्स, मैगजीन, डायग्राम या टीवी। टीवी जो है वो नहीं होता। नहीं पता मुझे ना उसके बारे में, वो जो वहां पे लिखे हुए हैं लेवल, रेट। अब वो आसान लफ्जों में तो यही पता चलता है कि रेट भी होता है किसी चीज के बढ़ने की एक रेशियो के लिहाज से। हम कहते हैं रेट ऑफ फला, रेट ऑफ फला, इस लिहाज इतनी उम्र होगी इतनी चीज बढ़ेगी। तो अब इतने ज्यादा इस सवाल के बारे में क्लियर नहीं है। ये रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसका ये सवाल था, मुझे ग्रुप में ही आप लोगों ने शेयर किया था, तो उससे में से मैंने ये सवाल लिया है। आज का पेपर वही वाला है, ये कुछ दिन पहले शेयर किया गया था, एसएसटी के पेपर से पहले। तो बाद में एक और था ना, एसएसटी, उससे पहले का ये पेपर था। हाउ मैनी सेंसेस अ पर्सन यूज वाइल ऑब्जर्विंग। जब आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप कितनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं? जरा अर्शद साहब बताइए कि वो सेंसेस कौन कौन सी हैं हमारी, कौन कौन सी सेंसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम लिसन एंड सीइंग। ठीक है। क्या बाकी सेंसेस इस्तेमाल नहीं होती ऑब्जर्व करते हुए? क्या बाकी सेंसेस हमारा जो है वो नाक का इस्तेमाल कोई नहीं है, टचिंग का इस्तेमाल कोई नहीं है हमारा, जो है वो बोलने का कोई नहीं है? ऑब्जर्व करने से हम अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा करें ना, ज्यादा वाजे करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जर्व करते हुए हम अ, किसी चीज का मुशाहिदा करना है ना। कुछ चीजों का मुशाहिदा उनको टच करके हो सकता है, वैसा आइटम या चीज हो सकती है। कुछ चीजों का मुशाहिदा उनको टेस्ट करने से हो सकता है। ठीक है। कुछ का मुशाहिदा आप कहीं पे हैं तो आपको उसकी जो है वो स्मेल लेनी पड़ सकती है। तो क्या ये चीजें शामिल नहीं होती मुशाहिदे के अंदर? ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या बाकी चीजें शामिल नहीं होती? सीइंग मूवी मीन्स है ऑब्जर्वेशन? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई बात की, क्या कह रहे हैं आप? चले, मैं ये जो हम जब किसी चीज को ऐसे ही ओवरऑल हम देख रहे होते हैं तो उसके अंदर तो हमारी दो सेंसेस इस्तेमाल हो गई। लेकिन सेंसेस के अंदर हमारा पांचों सेंसेस का इस्तेमाल होती है। ऑब्जर्वेशन, जब हमने किसी चीज की डीपली ऑब्जर्वेशन करनी है तो हमारी हर चीज हमें टच भी करना पड़ता है। हमें जो है वो वहाँ, हाँ मूवी देख रहे हैं तो वहां तो आपका यही सुनना होगा, देखना होगा। लेकिन मुशाहिदा करने में और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। ऑब्जर्वेशन से मुराद जस्ट किसी चीज को देखना नहीं है। इफ द मैनेजर इज evaluating a project, he is at the stage of, वो मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहा है, तो किस स्टेज के ऊपर होगा? प्लानिंग के ऊपर? प्लानिंग तो जो है वो नहीं होगा। तो आ गए हैं ना पॉइंट मेरे पे कि 5 में। ये मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस होती हैं, हर चीज इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा जी। इफ द मैनेजर इज तो evaluating a project, he is at the stage of, प्लानिंग में नहीं होगा, वो तो गुजर चुकी। ऑर्गेनाइजिंग तो भी गुजर चुकी कि वो सारा कुछ साइन कर लिया हुआ है। लीडिंग, लेके चलना होता है कि वो लीड कर रहा है, लेके चल रहा है। तो कंट्रोलिंग होता है कि ये यहाँ पे evaluating a प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को evaluate कर रहा है। तो इसके अंदर ज्यादा बेहतर जो रहेगा वो कंट्रोलिंग रहेगा, कि वो चीजों को, प्लानिंग पहले हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, दो तो निकाल दो। लीडिंग, वो उस चीज को साथ लेके चल रहा है, ठीक है, उस चीज को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है। तो अब ये कंट्रोलिंग के अंदर ज्यादा आएगा कि हर चीज दे दी गई हुई है और वो एवेल्युएशन कर रहा है, उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है, उन चीजों को वहां पे देख रहा है, यानी ओवरऑल हर चीज को मैनेज कर रहा है वहां पे। तो इसका मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो कंट्रोलिंग होगा। ये अकेला सिलेक्ट हो जा।
When a new program is started, the management process will start from the well elements. जब कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैनेजमेंट कहाँ से शुरू करेगी? सबसे पहले प्लानिंग करेगी। क्या करेगी? प्लानिंग करेगी। को करिकुलम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स आर, यानी ये देखें इनमें से कौन सी ऐसी को करिकुलम एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो बच्चों को सोशल वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करेगी। डिबेट्स करना, यानी बच्चे जब आपस में डिबेट करेंगे। स्काउटिंग, जब वो आपस में खेलेंगे। डॉल मेकिंग या गार्डनिंग। ज्यादा मोस्ट सूटेबल यही है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो तभी सोशल वैल्यू डिवाइड, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, बात सुनना, मिलजुल के करना, मुशावरत करनी, ये सारी चीजें खेल के अंदर आ रही होती हैं। तो खेल ज्यादा जो है वो अप्रोप्राइट रहेगा। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज, जो स्कूल काउंसिल है जो कि 2000 के अंदर बनाई गई थी मुशर्रफ दौर के अंदर, जिसके तकरीबन 17 जो है वो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं चेयर का, जिनके लिए हाफ का होना एक जब किसी भी एजेंडे के लिए हाफ काउंसिल मेंबर्स का होना जरूरी होता है। उसका जो है वो जो सरबराह होता है वो हेड टीचर होता है। कौन होता है? सरबराह होता है वो हेड टीचर होता है। ठीक है, स्कूल का हेड टीचर काउंसिल मेंबर का होता है। जी बिल्कुल, 17 में से 9 बंदे होना जरूरी हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन टीचिंग सक्सेस इज, टीचिंग सक्सेस के अंदर जो है ना वो क्या चीज? पीपल प्रिपरेशन, बच्चे बड़े तैयार हो क्या, ये सक्सेस है। टीचर पर्सनालिटी, उस्ताद की शख्सियत कैसी है वो। साइज ऑफ क्लास, क्लास का साइज कितना है। ये टीचर नॉलेज, टीचर का नॉलेज कितना है। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा एक टीचिंग की सक्सेस के लिए? टीचिंग की सक्सेस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? देखिए यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो सूटेबल रहेगा, वो टीचर्स पर्सनैलिटी रहेगा। ठीक है, टीचर्स की शख्सियत कैसी है, उसे काम लेना आता है, उसे क्लास को मैनेज करना आता है, वो असाइनमेंट के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए भी काम ले सकता है। तो बहरहाल ये टीचर पर्सनैलिटी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग सक्सेस की सक्सेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, कौन सी ब्लूम टैक्सोनॉमी की लिमिट्स है? टू नैरो अ फोकस, बहुत छोटी है कि इसको फोकस किया जाए। टू ब्रॉड अ फोकस, बहुत वसी है कि इसके ऊपर फोकस नहीं है। डजंट अकाउंट फॉर क्रिएटिविटी, इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। डजंट अकाउंट फॉर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को कोई अहमियत नहीं देती। जी, डजंट अकाउंट फॉर टेक्नोलॉजी, ये जवाब तो गलत हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमने खुद जो है वो उसका सहारा लेना होता है। और वो टेक्नोलॉजी को ये मुखालफत नहीं करती, कहीं रोक नहीं रही अपने प्रोसेस के दौरान। तो इस तरह टू ब्रॉड टू नैरो की बात हमने कहीं भी नहीं की। टीचर्स पर्सनैलिटी कहा है हमने। ठीक है, मेरी तरफ से क्लास ठीक है, अगर आपकी तरफ से तो हो सकता है फिर इंटरनेट का इशू होगा। तो टीचर पर्सनैलिटी है। जी, तो यहाँ पे जो टीचर्स है ना वो डज नॉट अकाउंट फॉर क्रिएटिविटी। ठीक है, यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, एक एक ही पैटर्न को, एक स्ट्रक्चर को, एक तरीकेकार को हम फॉलो कर रहे होते हैं। उसको फॉलो करते हुए हम कोई नया काम नहीं कर सकते, नई जिद्दत, नया, यानी उससे हट नहीं सकते, उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो क्रिएटिविटी जो है ना वो इसको ये परवान नहीं चढ़ाती। ठीक है, देखिए एक उस्ताद की पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाता है। अगर आपकी शख्सियत अच्छी है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, आप साइकोलॉजिकली बच्चों का ख्याल रखेंगे, आप बच्चों को जो है वो पसंद आएंगे। आप मतलब हर एक को डील कर रहे हैं तो आप बच्चों को पसंद, अब अगर आप पढ़ाई में नॉलेज के अंदर कमजोर भी हैं, तो जब आपने क्लास को अपना गर्विता बना लिया हुआ है तो वो क्लास आपसे यानी कि अपने काम तो खुद ही कर लेगी। आप उनके जिम्मे लगा सकते हैं, फलां ऐसे कर लो, फलां ऐसे कर लो, मिलजुल के कर लो। तो उस्ताद की शख्सियत जो है ना वो, और फिर उस्ताद, बच्चे उस्ताद को कॉपी करते हैं, उस्ताद अच्छे एटिकेट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, तो वो बच्चे कॉपी करेंगे और ये भी एक सक्सेस का जरिया बनेगी।
विच इज मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट फोकस ऑन स्टूडेंट नीड, कौन सा मॉडल है जो स्टूडेंट की नीड के ऊपर फोकस करता है, बच्चों की नीड के ऊपर फोकस करता है। हिल्दा टाबा का मॉडल है जो कि इंडक्टिव इन नेचर है, जो कि टीचर्स बनाते हैं और बच्चों को इसके अंदर फोकस किया जाता है, उनकी अहमियत को, और 7 इसके अंदर पॉइंट्स है, 1962 के अंदर दिया गया था, लीनियर है, तो ये टाबा का मॉडल है। ठीक है जी, 7 स्टेजेस हैं इसकी। इंडक्टिव है, ग्रास रूट है, और इसके अलावा इंडक्टिव इन नेचर हो गया, ग्रास रूट लेवल पे हो गया, टीचर्स को बनाते हैं, 7 स्टेप्स हो गया, 1962 के अंदर दिया। ठीक है, हिल्दा टाबा ने दिया। ये थोड़े बहुत की वर्ड हैं इसके। एजुकेशन इज अ क्रिटिकल प्रोसेस और एक्टिविटी इन ह्यूमन लाइफ दैट एम्स टू, एजुकेशन एक बड़ा क्रिटिकल एक्टिविटी है इंसान की जिंदगी में। तो क्या कहाँ कहाँ इसकी अहमियत कहाँ पे है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, कि इससे हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस बढ़ता है एजुकेशन से। ठीक है, एकेडमिक रैशनलिज्म, हमारे अंदर जो है वो तालीमी समझ बूझ आती है। सोशल अडोप्टेशन, हम किसी सोसाइटी को अडॉप्ट करते हैं, हिस्सा बनते हैं, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारा ही इसके ठीक होंगे। कॉपिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, कंप्यूटर इंटरनेट से कंप्यूटर में डाटा लेके आना, वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग, पेस्टिंग। जब हम इंटरनेट से कंप्यूटर में लेके आ रहे होते हैं वो होता है हमारा डाउनलोडिंग। और जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट पे लेके जाते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बाद में अपलोड करूंगा, तो अपलोडिंग होता है जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर लेके जाते हैं। पीसी स्टैंड फॉर, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं, जैसे मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, या जैसे हमारे पीसी पर्सनल कंप्यूटर जो घरों में होते हैं, उनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। द थ्री स्टेजेस स्टेप्स इन ऑर्डर इन द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आर, इंस्ट्रक्शनल इन टेक्नोलॉजी के अंदर, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कौन से 3 स्टेप्स हमें उसको मद्देनजर रखते हैं? किसका 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 किसका? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोसेसर कंप्यूटर क्या होता है? कभी नाम सुना है प्रोसेसर कंप्यूटर? प्रोसेसर तो और चीज है उसके अंदर होता है। प्रोसेसर कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम तो नहीं है। ये पीसी, पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं, बहुत पुरानी टर्म है। लोग आपसे ना, आईटी के बंदा कोई हो ना आपसे मिले, तो कहेगा कि आपके पास पीसी है कि कोई नहीं है?" तो हमें मतलब कोई नहीं पूछ कहता कि सर आपके पास लैपटॉप है, सर आपके पास घर में पीसी है? कोई नहीं है, तो पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं पीसी। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में किन 3 स्टेप्स को? पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं, या पहले प्लानिंग करते हैं फिर डिमॉन्स्ट्रेट फिर प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, कौन सा इसके अंदर स्टेप होगा जब हम टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे? तो हमारे पास पहले, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर हम उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे। प्रोसेसिंग तो वो प्रोसेस, उसका प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, मदरबोर्ड वगैरह को प्रोसेसिंग, तो ये पीसी तो ना हुआ ना, पीसी पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज, जब हम डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उससे क्या बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन, या डाटा की कम्युनिकेशन जब इलेक्ट्रॉनिकली हो रही होती है उसे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा सेंड करना, डाटा सीक्वेंसिंग, डाटे को तरतीब लगाना। क्या होगा जी? जब डाटे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा का तो डाटा कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। CAL स्टैंड फॉर व्हाट? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है। जब होता है ना CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोलते थे, CAL कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग हो जाएगा। ठीक है। बीने बिलीव दैट वाज इंटेलिजेंस, ये क्या सेंस पे लिखी है? बीने बिलीव दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट अ सिंगल, इसको मिटा देते हैं।
इज नॉट अ व्यू दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट अ सिंगल एंटिटी, कोई ये सिंगल एंटिटी नहीं थी। इंस्टाइड ही व्यूज इट एज, उसके व्यूज कैसे हैं, कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइडियाज, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, या नन ऑफ दीज। यानी जो बिन्ने है ना, वो क्या कहता है इसके इंटेलिजेंस के हवाले से, क्योंकि बिन्ने ने इस चीज मुखालफत की थी कि एक तरफ से नहीं होता, हर इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियतें होती हैं, जिसे बाद में गार्डनर ने भी इसके हवाले से पूरी थ्योरी दी थी। तो इसके अंदर ना वो कहता है कि कोई ये सिंगल एंटिटी दिमाग नहीं है, बल्कि उसके व्यूज कहते हैं स्पेसिफिक है, डिफरेंट आइडियाज होते हैं इंटेलिजेंस में, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, बहुत सी चीजों का फैक्टर है, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस हमारी है ना, ये मल्टीपल फैक्टर पे मौजूद, यानी बहुत सी चीजें हैं। जैसे वो कहा गया था ना, देखें हमारे सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, ट्राई फैक्टर, ट्रिपल फैक्टर। तो इसी तरह ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर की बात की गई थी, जो इसने की थी, बीने ने की थी। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड, जो हमारा ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो पीछे से आ रही है यहाँ तक, ये नर्वस सिस्टम है हमारा। तो ये नर्वस सिस्टम, और उसके साथ और क्या है, मस्कुलर सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल नर्वस सिस्टम एडवांस। तो पेरिफेरल, पेरिफेरल से मुराद है वो चीजें, देखिए मैं ये बाजू इस तरह कर रहा हूँ ना, मूव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहाँ से जब ये, तो इसका ताल्लुक मेरे सीने के साथ और मेरी स्पाइनल कॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक है। यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो उसके मदद ले रही हैं, तो उन्हें हम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देंगे। Language is important to social because लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज जो है ना सोशल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी भी सोसाइटी के अंदर जाते हैं ना, तो अगर वहां पे आपको लैंग्वेज आती है तो आप वहां पे जल्दी वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, आप उनको अपनी जरूरत से आगाह कर सकेंगे, आप उनको अपना सही तरह उनको अपना मुद्दा बयान कर सकेंगे। तो इट मेक्स सोशल कंट्रास्ट, कंट्रास्ट वाली बात तो है नहीं, ये मुखालफत नहीं पैदा करती। इट रेज्ड मैन फ्रॉम अ सेवेज टू अ नोबल बीइंग, अगर आपको जबान आती है तो आप जो है ना वो नोबल हो जाए, शरीफ हो जाएंगे। इट इज अ वे ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे इट इजीली सेटिस्फाई मेंस नीड ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें दोनों बातें ठीक हैं, सी और डी, ठीक है। अब हमने इनमें से लगाना है कि कौन सा मोस्ट सूटेबल होगा। देखें जो लैंग्वेज है ये टू वे कम्युनिकेशन का जरिया है, ठीक है। लैंग्वेज टू वे कम्युनिकेशन का जरिया है, जिससे हम किसी अगले शख्स के साथ बात कर सकते हैं। और लेकिन बात ये भी सम टाइम हो सकती है कि इशारों से भी बात हो जाती है। पर असल ये है कि जब हमें जबान आती होगी तो हम अगले बंदे को अपनी नीड बता सकेंगे कि भाई मेरा मसला ये है, नहीं तो मैं अगले बंदे को अपनी बात नहीं समझा सकूंगा। तो ये ज्यादा नीड वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। सी भी बेस्ट है, लेकिन सी में देखिए हम सम टाइम कम्युनिकेशन जो जिनकी नहीं होती ना, दूसरा जो क्या होते हैं नहीं बोल सकते, तो क्या वो जो है वो कम्युनिकेशन नहीं करते, वो भी कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, बस अल्फाज नहीं होते, हाथों से साइन से वो कर रहे होते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए वो गुफ्तगू तो कर रहे होते हैं। तो इसलिए ना ज्यादा जो हम बेहतर समझेंगे, दोनों ठीक हैं, सी और डी। अगर ऑप्शन कोई सी डी ना हो तो आप इसकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा ये है कि जब जबान होगी ना तो हम अपना कोई मसला अगले बंदे को बता सकेंगे, अपनी नीड बता सकेंगे। The educational system of a social may be given a much positive role in, एजुकेशन सिस्टम जो है सोशल सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रोल देता है, किसमें, ट्रांसफॉर्मिंग इट कल्चर, कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में मदद देता है, वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने में, या ट्रांसमिट डील आइडिया। पता नहीं क्यों नींद आ रही है यार। एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, देखें यहाँ बात है लफ्ज इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक perspective द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन बी एनालाइज्ड एज, तो इकोनॉमिक के अंदर जो एजुकेशन का प्रोसेस है कैसे एनालाइज किया जाता है, मैनेजमेंट डिसीजन, सर्विस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नहीं मैं घर में हूँ, ये व्हाइट बोर्ड ना घर में लगाया हुआ कमरे में ही ना, लिखने की प्रैक्टिस के लिए, छोटी सिस्टर ने लगाया हुआ है ताकि वो पढ़ाई के लिए भी यहीं पे।
और अपने घर में ही जो है ना वो जब पढ़ रही होती है ना तो होता है आपको पता साइंस के चीजें करनी तो लिख के याद करना इस तरह। अच्छा जी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इकोनॉमिक यानी एजुकेशन को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि अगर हम अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाएंगे तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और मुस्तकबिल में हमें पे बैक करेगी। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द नेशनल लोकल और स्कूल करिकुलम इज नोन एज। तो प्रोसेस डिफाइन द नेशनल लोकल और स्कूल करिकुलम को क्या कहा जाता है? करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम अलाइनमेंट, करिकुलम ऑर्डर। अच्छा, करिकुलम को डिफाइन करने की बात आ रही है नेशनल लेवल पे या स्कूल करिकुलम को। तो करिकुलम के हवाले से जब कोई सवाल आए ना और सवाल के जवाब के अंदर जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो जाए तो आपने करिकुलम डेवलपमेंट लगा देना है, क्योंकि सबसे ब्रॉडर टर्म करिकुलर डेवलपमेंट है जो सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो चाहे यहाँ पे हम जो है वो डिफाइन कर रहे हैं नेशनल लोकल या स्कूल करिकुलम को, तो ये प्रोसेस को हम करिकुलम डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि ब्रॉडर टर्म है, हर चीज इसके अंदर समा जाती है। विच वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ाते हुए एनी वर्क डेट इन्वॉल्व टू और मोर स्टूडेंट, हर वो काम जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिव ऑफ वर्क एफर्ट, कोलैबोरेटिव ऑफ प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव ऑफ लर्निंग। देखिए, दो या दो से ज्यादा बंदे लर्न कर रहे हैं मिलके, तो वो लर्निंग ही होगा ना। क्लासरूम के अंदर इन्वॉल्व हैं, मिलजुल के पढ़ रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव ऑफ लर्निंग होगा, ठीक है। वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ाते हुए एनी वर्क दैट इन्वॉल्व टू और मोर स्टूडेंट, ऐसा काम जो दो या दो से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो मिलजुल के कर रहे हैं, कोलैबोरेशन ऑफ लर्निंग यानी मिलजुल के वो पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी, कौन सी चीज आईसीटी की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ये तो हिस्सा है। रेडियो, अब रेडियो भी हिस्सा है, टेलीविजन भी हिस्सा है। अब आपका ये सवाल क्योंकि सबको नहीं आना तो मैं पहले बता देता हूँ। वाह, शाबाश, छा गई मैडम, सारे छा गए, मैंने भी नहीं आंदा सी सिर्फ। जी, तो जो है ना जो अवर हेड प्रोजेक्टर है जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कोई हमने वो प्रोजेक्टर लगाए होते हैं, तो वो तो जस्ट हमें दिखा रहा होता है, कोई बैक पे कुछ नहीं, उसके अंदर हम उससे कोई काम नहीं ले रहे, हम उससे कोई काम नहीं ले रहे, हम उससे कोई प्रोसेस नहीं कर रहा, बस एक उसको दिया तस्वीर दी है, वो आगे दिखा रहा है, एक वीडियो दिखा रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल, जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये आईसीटी का हिस्सा नहीं है, कोई इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक कम्युनिकेशन नहीं चल रही होती इंफॉर्म, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखा रहा होता है, ये तो एक मुहरा है, जैसे हमारी हुकूमत मुहरा है आईएमएफ की। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड हेरिटेज टू स्टूडेंट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर चेंज। जी, 6 तारीख को मेरी बुक आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसफर करना, कल्चर। अब यहाँ पे बात देखिए, मैंने जो बात की है मैंने की प्रोसेस की बात की है। लफ्ज आपने अगर पहला मेरे जो है पढ़ा हो तो प्रोसेस में किस चीज को कहता हूं? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। जी बिल्कुल, ये एजुकेशन है, ठीक है। यानी कि ठीक है, बिहेवियर चेंज हो रहा है उसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन वो एक प्रोसेस है, ये बात उसने की ना कि इट इज प्रोसेस ऑफ, एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए लर्निंग होती है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, कल्चर को सीखते हैं, हेरिटेज को सीखते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर हम करते हैं। वो प्रोसेस जो है ना वो तो एजुकेशन है ना, तो इसमें एजुकेशन होगा। In the role of dash, the manager initiates changes to improve his unit or to adapt to shifting condition to the outside world। देखें, यहाँ पे हमारे पास में ऐसी मैनेजमेंट है जो चेंजिंग लेके आती है, जो देखती है मुस्तकबिल की चीजों को भांप के फिर बताती है कि ये तब्दीलियां लेके आई जाएं, इस चीज को ऐसे बेहतर कर दिया जाए, ये कंडीशन ऐसे कर दी जाए। वो कौन सी होती है? निगोशिएटर, डिस्टर्बेंस हर्डल, इंटरप्रेन्योर, मॉनिटर। तो जो इंटरप्रेन्योर होता है ना, ये हर वक्त ये लोग होते हैं जो हर वक्त
जो है इस टो में होते हैं कि हम कैसे कास्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो ये चीजें होती हैं। इंटरप्रेन्योर होगा। टीएनए के हवाले से जी हम तो बड़े औखे हुए पड़े हैं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है टीएनए के ऊपर। और यकीन कर लें कि इतनी टें है ना कि स्कूल वाले हमसे बदला ले रहे हैं, स्कूल साइड वाले, उनके अपने टीचर आते कोई नहीं है, और वो चाहते हैं कॉलेज वाले भी एहतजाज करें। और 2 बजे बजते हैं ना, तो इधर हमें काले आना शुरू हो जाती है कि सर आप अब इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पहुंचे। मैं तो कल गुस्से हो गया, मैं कि बंदे तो बड़े इकट्ठे कितने बैठे हो भाई टीचर जो है, और हमें काले करी जा रहे हैं कि अभी तक आए नहीं है। 15 मिनट तक आ जाता हूँ, दिन को कॉलेज में भी जाना होता है और अब इधर भी आना हो। खैर जो है ना, जाते हैं, 2 बजे जाते हैं और 4:30 बजे तक बैठते हैं कॉलेज में और स्कूल में जहाँ ड्यूटी लगी हुई है। और एक साथ बिली मेरा और होता है, दोनों रोजाना कभी बिरयानी मंगा लेते हैं, कभी कोई दही मंगवा लेते हैं, कभी कुछ समोसे मंगवा लेते हैं, खा खू के थोड़ी सी गप्पे मार के आ जाते हैं। और इसके अलावा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ये गवर्नमेंट का एक है जिसके अंदर उन्होंने जो है ना वो टीचर्स को गोल्डन हैंडशेक दे के निकालना है। तो एक बहाना होना चाहिए था कि हम ये कहेंगे कि इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तो वो टीचर अब उनके काबू नहीं आए, लेकिन कल उसने खुद कह दिया है मिनिस्टर साहब ने कि हम जो है वो सबको निकालने लगे हैं। वो कुछ भी नहीं करते, हम तो रोजाना स्कूल साइड वाले हमें कुर्सियां भी वो देते हैं ना जिनके ऊपर बैठे नहीं जाता, हम कभी कॉलेज में नहीं बैठे, उनके ऊपर हमें बैठना पड़ता है। खैर, अब ड्यूटी कल से जो है ना वो ईएसटी की शुरू हो रही हैं इंटरव्यू। और इंटरव्यू फीमेल के हमने लेने हैं ईएसटी के, यानी पहले मेल के था, यानी 2 मेल एक फीमेल का इंटरव्यू लेंगे। बेचारी वो तो रोल गई जब आएगी तो। बस ये ना देखें हम, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड अच्छी लगती हैं, छोड़िए इन चीजों को क्यों निकालने लगे हैं। सबको पता है कि यहाँ इस मुल्क में क्या चल रहा है। The method used by fraud to use assist his subject to solve his personality problem is। एक भी टीचर ने इंटरव्यू नहीं दिया हमें, ठीक है, एक भी बल्कि हमारे सेंटर पे एक भी टेस्ट देने नहीं आया, बस हम बैठ के आ जाते हैं। आश्चर्य सवाल देखिए। द मेथड यूज्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड मेथड यूज करता है टू असिस्ट हिज सब्जेक्ट टू सॉल्व हिज पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, कि पर्सनैलिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ वही बात है, बाद में डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके। हालात बड़े टाइट हैं, पहले ही आज ही हमारे कॉलेज के अंदर एक नोटिस उनका आया हुआ था जिसमें ये बात थी कि जो है ना वो कौन से लोग हैं जो अकेडमी में पढ़ा रहे हैं इस तरह। अच्छा, सॉल्व एज पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, तो ये केस स्टडी है, ठीक है। यानी वो कहते हैं किसी शख्स को जांचने के लिए उसके साथ सीटिंग की जाए, 1 2 3, उसको केस स्टडी किया जाए, उसके मसले को जाना जाए कि क्या वो कि उसके अनकॉन्शियस के अंदर तो नहीं है, ये ट्रॉमा उसको कब से हुआ। तो ये जो है ना वो सिग्मंड फ्रॉइड इसकी बात करता है। ड्यूरिंग टू अर्ली ईयर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के अर्ली ईयर में द चाइल्ड परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द सेट ऑफ डेवलपमेंट नॉर्म्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज थ्रू। जब देखें हम जो बच्चे हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा 3 साल का है, तो किसी दूसरे 3 साल के बच्चे के साथ अपने बच्चे के जो पर्सनैलिटी फिजिक या उन चीज़ों को मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट मार्जिन स्केल, डेवलपमेंट रेटिंग स्केल, एनी रेटिंग स्केल, नन ऑफ दीज। ये डेवलपमेंट रेटिंग स्केल है जिसके अंदर ना हम बच्चे को देखते हैं कि दूसरे के मुकाबले में कहाँ पे है, ठीक है, डेवलपमेंट रेटिंग स्केल होता है। पेडागोजी इज स्टडी ऑफ एजुकेशन, गाइडेंस, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड। तो जो पेडागोजी है इसका मतलब क्या है? गलत 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 जी, बिल्कुल ठीक है। टीचिंग मेथड जो है ना, इसके हम देखते हैं पढ़ाना कैसे है ना, तो टीचिंग मेथड होता है बच्चों को पढ़ाना। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू अचीव, करिकुलम के अंदर किस चीज को अचीव करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ऑब्जेक्टिव को, क्लासरूम को, ये ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट स्कूल, स्कूल के मतलब कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? दे आर अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। सही है। अच्छा, इज नॉट करेक्ट अबाउट स्कूल को क्या चीज?
पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज, ठीक बात है। दे आर सोशल एजेंसीज ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, ये भी ठीक है कि कल्चर सोशल एजेंसीज। दे आर नेसेसरली अफेक्टेड बाय द सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड चेंजेस इन आवर सिविलाइजेशन। हाँ ये भी है, जब कोई ना कोई मसले बनते हैं तो सारा को मुतासर होता है। दे आर पोटेंशियल एजेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये लड़ाइयाँ डालने वाले इदारे हैं, नहीं ये बात कोई नहीं है। हेडमास्टर प्लानिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल कैन बी कॉल्ड, जो हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल लेवल पे प्लानिंग कर रहा होता है उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? जो हेडमास्टर प्राइमरी लेवल पे प्लानिंग कर रहा होता है इसे क्या बोलते हैं? नहीं, इंटरमीडिएट गलत है, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, ये एक ही रह गया। इम्पेरेटिव का मतलब होता है वो प्लानिंग जो बहुत जरूरी होती है, बहुत नेसेसरी होती है, यानी जिसको करना नागजीर होता है उसको जरूर। तो वो जो प्राइमरी लेवल है, छोटे बच्चों के जब हम काम कर रहे हैं ना, अब पानी नहीं है तो आप क्या उसको कहेंगे टाल देंगे कि थोड़े बाद में कर लेंगे, इस मसले का हल कर लेंगे। टॉयलेट बाथरूम का इशू है, बच्चों के लिए तो जो प्राइमरी लेवल पे जो चीजें हैं ना वो फौरी प्रोवाइड कर, जैसे आपने देखे ना अस्पताल में जाएं तो अस्पताल में ना नर्सरी वार्ड होता है। अब नर्सरी वार्ड ऐसा वार्ड है जहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त और हर चीज वहां पे अवेलेबल होती है, और डॉक्टर्स और सारी चीजों का वहां ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि इनको वहां का कोई भी चीज है, यानी थोड़ी देर एसी बंद हो जाए, गैस खत्म हो जाए, बड़े मसाइल बन जाते हैं। तो ये इम्पेरेटिव प्लानिंग प्राइमरी लेवल पे होती है, कि यानी वो नेसेसरी प्लानिंग जिसे हम कह सकते हैं। A headmaster possesses the qualities to excel in school matters, वो हेडमास्टर जो स्कूल मैटर्स के अंदर एक्सेल करता है, आगे बढ़ता है, तो क्या होगा? लीडर होगा, मैनेजर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, स्कूल ऑफिसर होगा। जी, possesses the qualities to excel, उसके अंदर एक खसूसियत है कि आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लेके जाने वाला ना वो ज्यादा सूटेबल यही है कि वो लीडर होगा जो आगे उसको लेके चल रहा होगा, उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर, किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या चीज कंसीडर करनी चाहिए? करिकुलम एवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस, क्वेश्चन या एजुकेशनल। तो आपको जब भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपको देखना है कि इसका मेंटल क्वेश्चन क्या है, इसका मेंटल क्वेश्चन क्या है, ये बंदे का ये कैसे जो है, इसका दिमाग लेवल क्या है, उसके मुताबिक इसको जो है किया जाए। A lesson plan is an important aspect of teaching which is related to रीड द लेसन बिफोर टीचिंग, के लेसन को पढ़ें बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले। ये प्रिपेयर ऑल द टीचर वांट्स टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड, कि वो टीचर जो है जो लिमिटेड टाइम के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाना चाह रहा है वो उसको देखें। प्रिपेयर डिटेल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये इसका बी ऑप्शन ठीक है। देखें, जब हम क्लासरूम में लेसन प्लानिंग करते हैं ना तो हमारे पास हमें पता होता है कि मेरे पास 45 मिनट होना है, और लिमिटेड टाइम के अंदर जो चीजें मैंने पढ़ानी है उस चीज को पहले टाइमली प्रिपेयर कर लेना वो होता है, यानी ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? सोसाइटी, हाँ इनफॉर्मल सोसाइटी से लेते हैं, फैमिली है, रेडियो टेलीविजन है, सारी जो है ना ये इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। वट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रिंसिपल की क्या है? ओवरऑल हेड ऑफ स्कूल, मैनेजर, ऑनर, फाउंडर। तो ये मैनेजर ऑफ द स्कूल होगा, ठीक है, वो स्कूल का मैनेजर होगा, हर चीज को मैनेज कर रहा होगा। क्या ख्याल है आगे दूसरा फेज चला लें? तकरीबन 55 सवाल आज हमने करने हैं, मैं इतने ही आज टाइप कर सका, इतना ही टाइम मिला। तो क्या दूसरा फेज कर लें, 55 सवाल मुकम्मल कर लें? चलिए अब जैसे एंड होगा ना तो हम 15 सवाल और कर लेंगे ताकि 55 सवाल हमारे हो जाएं, 55 तक 56 सवाल हो जाएंगे। एजुकेशन रिक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, वो कोई पर्पज नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होती, इसे कौन सी एजुकेशन बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन, कि किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी जरिए से किसी से भी सीख लेना, ये इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है।